Assalamu alaikum students, hope you will all be fine and enjoying good health. Today we are going to discuss FLT1 of ECAT. So let us start with it. The first MCQs is 148 grams of calcium hydroxide react with excess of sodium sulfate in aqueous solution to produce solid sulfate and aqueous sodium hydroxide. How many moles of calcium atom are reacting here? 148 gram of calcium hydroxide react with excess of sodium sulfate. आपको रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन अगर आप देखें तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है विद सोडियम सल्फेट Na2SO4 और फॉर्मेशन हो रही है कैल्शियम सल्फेट की प्लस साथ में 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसके आप इसको मैस को मोल्स में चेंज कर लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला ये है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 17 इंटू 2 34 प्लस 40 74 मोलर मैस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसके अगर मैं मोल्स फाइंड करूं तो 148 डिवाइडेड बाय 74 का मतलब होगा 2 मोल्स। तो वो कह रहा है कि 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ। तो आप बताएं कि कैल्शियम के कितने मोल कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप इक्वेशन में देखें कि 1 मोल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 1 मोल कैल्शियम है। तो हमारे पास चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल हैं, तो जब 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब कैल्शियम के भी 2 मोल रिएक्ट करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 मोल्स। सो 1 इज बीटा। नंबर 2, the number of moles of hydrogen atom in 4 grams of methane. आप देखें मीथेन का फॉर्मूला CH4 है और मीथेन के 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के 4 मोल्स हैं। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा, चूंकि ग्राम बताए में तो हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा। तो मीथेन का मैस होता है 12 प्लस 4 16 ग्राम और 16 ग्राम में हाइड्रोजन के 4 ग्राम है और मीथेन के 4 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स होंगे x। तो x हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16, आंसर इज 1। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 4 ग्राम मीथेन। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। थर्ड MCQs है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हीलियम इज मोर आइडियल देन हाइड्रोजन ड्यू टू ग्रेटर मोलर मैस, लेस मोलर मैस, ग्रेटर मॉलिक्यूलर साइज, लेस मॉलिक्यूलर साइज। यहाँ पे 2 चीजें दी हुई हैं, मैस और साइज। तो जो आइडियलिटी का रिलेशनशिप है वो मैस से नहीं है, आइडियलिटी का रिलेशनशिप साइज से हो सकता है। क्यों? क्योंकि आइडियलिटी का रिलेशनशिप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से के साथ है। जिन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं वो मोर आइडियल होती हैं और साइज इज रिलेटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर एटम्स का साइज स्मॉल होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और गैस ज़्यादा आइडियल होगी। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर साइज स्मॉलर है देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई इट इज मोर आइडियल देन हाइड्रोजन। सो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Number 4, London forces are the only forces which are present in. London forces are the only forces which are present in molecules of HCl. HCl आपको पता है एक पोलर गैस है, तो इसमें डायपोल फोर्सेस भी हैं और लंडन फोर्सेस भी हैं। दोनों फोर्सेस हैं, डायपोल भी और लंडन फोर्सेस भी दोनों प्रेजेंट हैं इसके अंदर। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास गिवन है दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस P4,
ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जो सब्सटेंस होता है उसमें सिर्फ लंडन फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर आपको पता है पोलर सब्सटेंस है और पोलर सब्सटेंस में डायपोल डायपोल, यानी इस केस में डायपोल डायपोल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और साथ में लंडन फोर्सेस हर तरह के मॉलिक्यूल्स में होते हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम एट हाई टेम्परेचर पर गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। तो सिर्फ लंडन फोर्सेस किस में प्रेजेंट हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस में। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखें, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज गैप होता है। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज गैप होता है। दो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज गैप होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि किस एलिमेंट की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज गैप है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज गैप होता है। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट देखें यहाँ पर कौन सा है, जो आपको ऑप्शंस गिवन है इसमें ग्रुप 1 का एलिमेंट सोडियम है, बाकी इस ग्रुप 1 से बिलोंग नहीं करते हैं। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा। नंबर 6, विच पेयर ऑफ सब्सटेंस डज ईच हैव जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर किसका होता है? डायमंड आयोडीन, डायमंड सिलिका, आयोडीन सोडियम क्लोराइड, मीथेन सिलिका। तो डायमंड और सिलिका इन दोनों का जॉइंट 3 डायमेंशनल कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, बीटा ऑप्शन। 7, what is the approximate value of OCO bond angle in propanoic acid? प्रोपानोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O OH H CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन हैं इसमें। आपसे पूछा गया है OCO बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो कार्बन जो है ना यहाँ पर देखें 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल 120 होता है। तो ये 120 एंगल्स हैं सारे, ये वाले 120। सो OCO बॉन्ड एंगल इज 120। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs 8, which of the following has highest bond dissociation energy? हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस स्पीशीज की होगी? आपको पता है नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो चूंकि नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, अगर आप नाइट्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो N2-1 बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से 0.5 कम हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब N2-2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से नाइट्रोजन में रिमूव होगा, तो तब भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 का है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 9, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द हीट कंटेंट ऑफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल इस तरह से आप बना सकते हो एनर्जी डायग्राम कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्टेंट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूंकि हीट इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट यहां पर आएगा नीचे, तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना एनर्जी गैप होगा उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है, जो हीट कॉन्टेक्ट होता है, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसका ऑपोजिट होता है, सो याद रखिएगा। 10. If the solubility of calcium fluoride in water is S mol per liter, its solubility product is given by। कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वो कह रहे हैं कि कैल्शियम फ्लोराइड इस तरह से सॉल्युबल होगा कि जब ये आयोनाइज होगा वाटर के अंदर तो कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन बनेंगे। वो कहता है कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी अगर एस है तो अगर कैल्शियम फ्लोराइड एस मोल डिजोल्व होगा तो एस मोल कैल्शियम के बनेंगे और 2 एस मोल्स फ्लोराइड आयन के बनेंगे। अगर मैं इसकी KSP वैल्यू लिखता हूं तो KSP इज कैल्शियम आयन प्रोडक्ट ऑफ आयंस रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये KSP इस तरह से लिखी जाएगी, कैल्शियम की पावर 1 फ्लोराइड की पावर 2, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो एज एक्सपोनेंट अपीयर होते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन S है और फ्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन 2s की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर इंटू s 4s क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा 4s क्यूब। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज। NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड बताना है। कॉन्जुगेट एसिड बताना बहुत आसान है। किसी भी स्पीशीज का अगर आपने कॉन्जुगेट एसिड बताना हो तो उसके साथ H प्लस लगा दें। अब अगर NH2 माइनस का मैंने कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो इसके साथ मैं H प्लस लगा दूंगा तो ये बन जाएगा NH3। तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज NH3। तो कॉन्जुगेट एसिड बताने के लिए H प्लस आप अटैच कर देते हो किसी भी स्पीशीज के साथ, और अगर आपने किसी स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस बताना हो तो H प्लस को रिमूव कर दें। जैसे मैंने NH3 का कॉन्जुगेट बेस बताना है तो मैं H प्लस निकाल दूंगा तो ये NH2 माइनस बन जाएगा। सो 11 का जो ऑप्शन बनेगा दैट इज अल्फा ऑप्शन। 12. Which has the highest freezing point at 1 atm? किस स्पीशीज का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होगा 1 atm के ऊपर। 0.1 मोलल सोडियम क्लोराइड, 0.1 मोलल शुगर सोल्यूशन, 0.1 मोलल बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, 0.1 मोलल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। आपको पता है जब आप सल्यूट ऐड करते हो तो सल्यूट के ऐड करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो 0.1 मोल अगर आप शुगर ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा 0.1 मोल शुगर ऐड करने से। 0.1 मोल अगर आप सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो वाटर के अंदर तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो शुगर के मुकाबले में ज़्यादा डिक्रीज होगा, डबल तकरीबन डिक्रीज होगा, क्योंकि 0.1 मोल जो शुगर है वो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा वो होगा 6.02 इंटू 10⁻21, जबकि NaCl के 0.1 मोल जो हैं वो डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। ये 1 मोल, ये 0.1 मोल जो है ये इसका 0.1 मोल जब आयोनाइज होगा तो इसका एक पार्टिकल 2 आयंस बनाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के केस में डबल होंगे। और अगर आप 0.1 मोल ऐड करते हैं वाटर के अंदर बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो एक मॉलिक्यूल से आपको 3 आयंस मिलते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो 3 टाइम्स होंगे देन शुगर। और अगर आप FeCl3 का लेते हैं 0.1 मोल FeCl3, तो एक FeCl3 का जो मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला यूनिट है, वो 4 आयंस प्रोड्यूस करता है, 1 आयरन आयन एंड 4 क्लोराइड आयन। तो इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो शुगर से 4 टाइम्स ज़्यादा है। बेरियम क्लोराइड के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स शुगर से 2 टाइम्स ज़्यादा हैं, बेरियम क्लोराइड के 3 टाइम्स और फेरिक क्लोराइड के 4 टाइम्स। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिप्रेस होगा, तो इसके केस में फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगा, तो सबसे कम इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसके केस में थोड़ा कम डिप्रेस होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इससे थोड़ा हायर होगा, और इसका जो सोडियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेरियम क्लोराइड से थोड़ा हायर होगा, और सबसे हायर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो शुगर का होगा।
So your correct option will be 0.1 molar sugar solution. दूसरे लफ्जों में आप सिंपल इतना भी याद रख सकते हो कि जिसमें डिप्रेशन ज्यादा होगी, जिस सॉल्यूशन में डिप्रेशन ज्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और जिसमें डिप्रेशन कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो इसमें डिप्रेशन कम है इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, और इसमें डिप्रेशन ज्यादा है तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम है। नेक्स्ट, a plus 2b goes to c, a plus 2b goes to c. What are the possible units of the rate constant k for the given elementary reaction? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, तो ये वाला रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। और इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बी के हैं और 1 मॉलिक्यूल ए का है, तो टोटल 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उससे हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट से फाइंड आउट कर सकते हो, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वही ऑर्डर होगा, तो 3 ऑर्डर है। अब आपको बताना है कि इस रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है मोल पर dm क्यूब टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। यहां पे n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज ऑर्डर, और यहां पे इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 3 है, तो 1 माइनस 3 का मतलब होगा -2, तो मोल की पावर -2 आ जाएगी, और -2 इंटू -3 प्लस 6, तो मोल की पावर -2 dm प्लस 6 पर सेकेंड। तो आपका आंसर होगा मोल पर स्क्वायर dm 6 पर सेकेंड, डेल्टा ऑप्शन। 14. The electrolytic products of which of the following are same as for the electrolysis of water? जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर वाटर की रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और एनोड पर वाटर की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब आपको यह फाइंड करना है कि जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट्स की डीकंपोजिशन से कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, एनोड पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड एक्वस है आपके पास, तो जब इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी। क्यों बनेगी, याद रखें, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ओवर तमाम एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो उनकी रिडक्शन नहीं होती, वाटर की रिडक्शन होती है, और वाटर की रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो पोटेशियम की रिडक्शन नहीं होगी, वाटर की होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और एनोड पर, एनोड के बारे में याद रखें, अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट या हाइड्रोक्साइड हो तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी, और अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट है तो वही एलिमेंट बनेगा। जैसे इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन ही बनेगा। दूसरे ऑप्शंस देखिएगा आप, जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए इसकी रिडक्शन नहीं होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगा, एनोड पर सल्फेट मैंने कहा अगर हो तो ऑक्सीजन बनेगी। तो इसमें वही वाली प्रोडक्ट बन रही हैं जो वाटर में बन रही हैं। बाकी के भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के केस में क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट के केस में कैथोड पर कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है इसलिए कॉपर ही बनेगा, और सल्फेट हो तो मैंने बताया ऑक्सीजन बनेगी। और आखिरी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड से कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी, हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसलिए हाइड्रोजन बनेगी और क्लोरीन बनेगी। सो वाटर जैसी प्रोडक्ट कौन बनाएगा, जस्ट जिंक सल्फेट। सो योर ऑप्शन विल बी जिंक सल्फेट। 14 बीटा ऑप्शन। 15 kg, the half life of following first order reaction A goes to B plus C is 10 minutes. The concentration of A would be reduced to 12.5 of original concentration in how much time? कितने टाइम में
रिड्यूस होगी। हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट्स है। 12.5 कंसेंट्रेशन कितनी देर में होगी? याद रखें, अगर आपके पास किसी सब्सटेंस के 100 ग्राम्स है तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ ये 50 ग्राम रह जाएंगे या 50% रह जाएगा, और आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ ये 25%, और आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये 12.5%। तो 100 से 12.5 तक आने में T1, T2, T3 3 हाफ लाइफ इन्वॉल्व है। 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 10 मिनट्स, तो 3 हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू 30 मिनट्स। योर ऑप्शन विल बी 30 मिनट्स अल्फा। 16. The pressure of oxygen inside the bomb calorimeter. Bomb calorimeter में 20 atm ऑक्सीजन का प्रेशर यूज करते हैं, याद रखना है, बीटा ऑप्शन। 17. Which of the following element has highest ionization energy? Phosphorus, sulfur, aluminum, sodium. इस किस्म के क्वेश्चन को जब भी आपने देखना हो तो आप एलिमेंट्स को अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप पर पीरियड। तो एल्यूमिनियम, सोडियम, सल्फर, फास्फोरस देख के पता चल रहा है कि ये एक पीरियड के एलिमेंट हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर आता है। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फिफ्थ ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी 6 से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब हाईएस्ट फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। सो द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ फास्फोरस, अल्फा ऑप्शन। 18. The hydroxide of which of the following is most soluble in water? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो बेरियम की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। सो योर ऑप्शन विल बी चार्ली। 19. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? CO, NO2 थ्राइस, NH3 थ्राइस। न्यूट्रल कंपाउंड है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द स्पीशीज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 0। अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नाइट्रो ग्रुप -1, 3 नाइट्रो ग्रुप है -3। अब कोबाल्ट +3 होगा तो ओवरऑल 0 होगा, तो यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। सो बीटा ऑप्शन। 20. टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस इन द प्रोसेस ऑफ वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन, pH शुड बी अल्कलाइन। अल्कलाइन मीडियम में क्लोरामाइंस की फॉर्मेशन नहीं होती, बीटा ऑप्शन। 21. Which of the following process is carried out at 1 atm pressure? Contact process 1 atm pressure के ऊपर कैरी आउट करते हैं हम। हैबर्स प्रोसेस 200 to 300 atm के ऊपर। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स जो है वो 3 से 5 atm तक प्रेशर यूज करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को हम वेरी लो प्रेशर्स पर कैरी आउट करते हैं, तो 1 atm के ऊपर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 फ्रॉम SO2। So 21 is A. 22. Among the following anions, the order of basicity is. आपने बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर बताने के लिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि ये जो एनाइंस गिवन है आप इनको इनके एसिड्स में चेंज कर लीजिए। CH3 नेगेटिव आपके लिए आसानी हो जाएगी, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। इनको इनके ऐसे ये बेसिस हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन बताने से पहले आप क्या करें, इसको एसिड में चेंज कर लें। एसिड में चेंज करने का तरीका क्या है, H पॉजिटिव ऐड कर दें तो ये बन जाएगा CH4, ये बन जाएगा NH3, ये बन जाएगा H2O और ये HF। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये इस साइड पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये लीस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट एसिडिक है। अच्छा, ये एसिड्स हैं और ये उनके कॉन्जुगेट बेसिस हैं। आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होती है, तो यहाँ पर HF स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस F नेगेटिव सबसे वीक है।
और सबसे वीक एसिड CH4 है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस CH3 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये लेस स्ट्रॉन्ग, ये और लेस स्ट्रॉन्ग, और ये सबसे, तो ये वीकेस्ट आ गई। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर यही होगा जो मैंने लिखा है वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का, कि A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। सो ऑप्शन A इज योर करेक्ट ऑप्शन। When ethanol is heated at 140 degree Celsius in the presence of sulfuric acid, the product is, ethanol जो होता है CH3 CH2OH, और जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो और आप टेम्परेचर रखते हो 140, तो याद रखें 140 डिग्री जब आप टेम्परेचर रखते हो तो 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल में से एक वाटर रिमूव हो जाता है इस तरह से, तो ये बन जाएगा C2H5O और ये नीचे फिर C2H5, तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा और साथ में वाटर। सो 23 का ऑप्शन इज बेटा डाई इथाइल ईथर। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड? ब्लू लिटमस को रेड कौन सी स्पीशीज करती हैं? एसिड्स जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब आप देखें कि इनमें से कौन सी एसिडिक स्पीशीज हैं। 1 एसिटिक एसिड है, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। 2 फिनोल है, एसिडिक होता है लेकिन ये बहुत वीक एसिड होता है, ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता, ना ही कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करता है, तो इसका मतलब ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, और बेस जो होती है वो ब्लू लिटमस को अफेक्ट नहीं करती, वो रेड लिटमस को ब्लू करती है। सो सिर्फ जो है एसिटिक एसिड वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 ओनली, अल्फा। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? कौन सी स्पीशीज ज्यादा एसिडिक है? एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, एथेनॉल। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो एसिडिक एसिड के साथ जब क्लोरीन लगेगा जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सो क्लोरो एसिटिक एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, बीटा ऑप्शन। 26, which of the following processes of addition polymerization does not involve the production of free radical? एडिशन पोलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन, इनिशिएशन में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। प्रोपगेशन, इसमें फ्री रेडिकल कंज्यूम भी होते हैं और जनरेट भी होते हैं। टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल सिर्फ कंज्यूम होते हैं, जनरेट नहीं होते। सो टर्मिनेशन स्टेप इज योर आंसर, चार्ली ऑप्शन। 27, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद, ये मैंने आपको बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ये आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो अल्फा ऑप्शन। 28, a polymer with molecular mass 500 uses 15 gram of iodine to saturate itself completely. What is iodine number? Iodine number होता है number of grams of iodine which react with 100 gram of fat or oil. अब according to the question 500 gram जो फैट है वो रिएक्ट कर रही है आयोडीन के साथ, और आयोडीन के 100 ग्राम यूज हो रहे हैं, तो 100 ग्राम जो फैट होगी वो x ग्राम आयोडीन से रिएक्शन करेगी, तो x आप फाइंड कर सकते हैं 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, 2 zeros से कैंसिल, और 5 2s are 10 0। तो अ पॉलीमर विद मॉलिक्यूलर मैस, सॉरी यहाँ पे आयोडीन 50 ग्राम बताया हुआ है, 500 ग्राम फैट रिएक्ट विद 50 ग्राम आयोडीन, तो 100 ग्राम फैट विल रिएक्ट विद x ग्राम, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 50 ओवर 500, 2 zeros से कैंसिल, 5 10s are 50, तो आयोडीन नंबर विल बी 10।
29. NOx formula represent which oxide of nitrogen? तो NOx stands for NO and NO2. So 29 का ऑप्शन बनेगा डेल्टा ऑप्शन. 29 is delta. 30. The nitrogenous NO और NO2 जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं NOx के साथ. 30. The nitrogenous base which is not present in RNA, साइटोसिन, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन. तो थाइमिन जो है वो RNA में प्रेजेंट नहीं होती, इसकी जगह पे यूरेसिल होता है. तो डेल्टा ऑप्शन. सो होप यू विल अंडरस्टैंड. ये आपका FLT1 था और आप इसको मज़ीद देखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ऑल द बेस्ट.